तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो। आप सबको पता है कि आपके जो मनोविज्ञान की जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में परिवर्तन किया गया था और उसमें दो टॉपिक नए जोड़े गए थे। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक बाल कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोड़ी गई थी, एनईपी 2020 जोड़ी गई थी और बाल कल्याणकारी योजनाएं जोड़ी गई थी। आप सबको पता है कि हर बार जब भी सिलेबस के अंतर्गत एग्जाम में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो भी नए टॉपिक जोड़े जाते हैं उससे क्वेश्चन 100% आता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंतर्गत ही साइकोलॉजी के अंतर्गत मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से पूछे जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे। अपन क्या करेंगे, 10 वीडियो, मात्र 10 पेज है यहाँ पर, केवल 10 पेज के अंतर्गत आपकी पूरी की पूरी जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको कंप्लीट करवा दूंगा। इन नोट्स को मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध भी करा दूंगा, लेकिन आपको नोट्स तभी समझ में आएंगे और ढंग से याद हो जाएंगे जब आप इस क्लास को देख जाओगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस क्लास में मैं 20 से 30 मिनट के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा। ठीक है, ढंग से याद ही करवा दूंगा, ये मान लो। आपको फिर नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, सबसे पहले तो आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आप सबको पता है कि आपकी साइकोलॉजी में नया टॉपिक जोड़ा गया था, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंतर्गत ही जोड़ा गया था, तो दोनों को ही आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने और सब्जेक्ट में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि शिक्षा नीति नहीं लागू की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तो भाई साहब, प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी 1968 के अंतर्गत। ठीक है, उस टाइम पे अपने प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम पे थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है कि प्रथम शिक्षा नीति कब जारी की गई थी, 1968 के अंतर्गत जारी की गई थी। द्वितीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी, 1986 के अंतर्गत जारी की गई थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी साहब। ठीक है, इसके बाद में जो वर्तमान में तृतीय शिक्षा नीति है, ध्यान रख लेना, आपको पूछ सकता है कि नवीनतम जो शिक्षा नीति है वो कौन से नंबर की शिक्षा नीति है, तो आपको ध्यान रखना है तृतीय नंबर की शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है। और ये कब जारी की गई थी, 2020 के अंतर्गत जारी की गई थी। इसी कारण से इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बोला जाता है। ठीक है, एनईपी का मतलब हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 2020 में जारी की गई थी, इसलिए 2020 यहाँ पर लिखा होता है। और अपने मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री है इस टाइम पे। ठीक है, अब आपको सन कैसे याद रखना है, देखो आपको एक याद करना है, केवल 1968 याद करना है। ठीक है, 1968 याद हो गया, 68 याद हो गया, 68 का उल्टा कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 86। ठीक है, तो प्रथम शिक्षा नीति 68 में लागू की गई थी और दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और वर्तमान में तीसरी शिक्षा नीति है, नवीनतम शिक्षा नीति, वो कब आ रखी है, 2020 में। ठीक है, तो यहां से तो आपको ये बेसिक डाटा क्लियर हो गया। हो सकता है कि लेवल 1 के अंतर्गत तो यहां से ही क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो पात्रता वैसे भी, पात्रता में तो वैसे भी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैसे ये आपका जो ये टॉपिक है आपके पात्रता और मेंस दोनों के अंतर्गत ही आने वाला है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं भाई साहब। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि अपन यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग वाइज पढ़ेंगे कि इस एनईपी 2020 को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले तो एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि देखते हैं, मतलब कि इसमें कैसे कैसे इस एनईपी 2020 को लागू किया जाता है। को सबसे पहले बात करते हैं अपन जनवरी 2015 की। कब की, जनवरी 2015 के अंतर्गत MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई थी। आपको पूछ सकता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नवीनतम शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है, इसकी घोषणा कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो ध्यान रख लेना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और देखो आपको एक खास बात बताऊंगा, इसमें ट्विस्ट आएगा, आगे जाकर के इस मंत्रालय को खत्म कर देंगे। मतलब कि जिस मंत्रालय ने इस नवीनतम शिक्षा नीति को जारी करने की घोषणा की थी, उसी मंत्रालय को बाद में समाप्त कर दिया जाएगा। अभी देखो आगे बात करेंगे तो आपको मजा आएगा। देखो सबसे पहले तो आपको पूछ ले कि नवीनतम शिक्षा नीति को मतलब बनाने की घोषणा किसने की थी, तो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। और कब की थी, जनवरी 2015 के अंतर्गत। मतलब कि आप सोच सकते हो कि 2015 से ही इसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी। ठीक है साहब, इसके बाद में क्या हुआ, जैसे एक साल गुजरा, इसके बाद में 2016 की बात आ गई। मई 2016 में क्या हुआ, इसका अध्यक्ष डिसाइड किया गया, भाई एक अध्यक्ष बना दिया गया। कौन था, उसका नाम TSR सुब्रमण्यम था। क्या था, TSR सुब्रमण्यम था। और उस टाइम पे ये क्या थे, कैबिनेट सचिव थे। क्या थे, कैबिनेट सचिव थे। तो आपको पूछ सकता है कि एनईपी 2020 में सर्वप्रथम किसको अध्यक्ष बनाया गया था, TSR सुब्रमण्यम को बनाया गया था। अब देखो इसमें भी ट्विस्ट है। अब देखो यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया ना इसको, अब इसको थोड़ी देर बाद में इस अध्यक्ष को बैठा देंगे, भाई साहब नए अध्यक्ष ले आएंगे। तो कुल मिलाकर के अपन ने क्या देगा कि घोषणा जो मंत्रालय करता है उस मंत्रालय को समाप्त कर देते हैं, उसकी जगह दूसरा नाम रख देते हैं, और जो अध्यक्ष था उसको बैठा करके दूसरा अध्यक्ष ले आएंगे। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले बात करें, आपको घोषणा किसने की थी, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। इसके बाद में प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सुब्रमण्यम साहब को बनाया गया था। क्या नाम था, TSR सुब्रमण्यम। ये क्या थे उस टाइम पे, कैबिनेट सचिव थे। अब क्या हुआ, जैसे एक साल निकला, 2017 में आ गया अपन।
2017 में जैसे आते हैं, जून 2017 के अंतर्गत इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। मैं बोल रहा था ना भाई, इसमें क्या होता है कि पुराने अध्यक्ष को हटा देते हैं। प्रथम जो अध्यक्ष बनाया गया तो उसको हटा दिया, सुब्रमण्यम साहब को हटा दिया, और नया अध्यक्ष किसको बना दिया? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। ध्यान रख लेना, ये कस्तूरी रंजन सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, क्योंकि इसमें जो आपको पूछा जाता है कि एनईपी 2020 की जो समिति थी, उस समिति का नाम भी क्या था? कस्तूरी रंगन समिति थी। क्यों थी? क्योंकि कस्तूरी रंगन साहब वहाँ उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इस कारण से उस समिति का नाम भी कस्तूरी रंगन समिति थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको पूछ सकता है कि एनईपी 2020 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कस्तूरी रंगन नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि पुराना वाला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो उसमें आप सुब्रमण्यम साहब कर देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नए अध्यक्ष और आखिरकार फिर अध्यक्ष यही रहे थे आखिरी तक। ठीक है, कौन थे? कस्तूरी रंगन साहब। ठीक है साहब, इतना तो याद हो गया। एक बार फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले घोषणा कौन करता है? एमएचआरडी करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सुब्रमण्यम साहब को बनाते हैं। फिर इसको हटा देते हैं और फिर इसकी जगह नया अध्यक्ष कौन बनाते हैं? कस्तूरी रंगन साहब को बना देते हैं। अब चलते हैं भाई साहब, अब आती है डेट इसकी। कुल मिलाकर के 2015 में तो घोषणा की, 2016 में इसका अध्यक्ष बनाया, फिर 2017 में इसका नया अध्यक्ष बनाया। अब आ जाते हैं असली डेट जो है अपनी 29 जुलाई 2020। कब आती है? 29 जुलाई 2020। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके दिन क्या हुआ था? इसके दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। तो आपको पूछ सकता है, देखो अपन सबको पता है कि एनईपी 2020 पढ़ रहे हैं अपन, तो अपने को सबको पता है कि 2020 के अंतर्गत जारी की गई थी। लेकिन इसकी डेट जरूर याद रख लेना। क्या डेट है? 29 जुलाई। क्या डेट है? 29 जुलाई। ध्यान रख लेना, 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई थी। और किसके द्वारा जारी की गई थी? एमएचआरडी के द्वारा जारी की गई थी। अपन सभी जानते हैं भाई, इसकी घोषणा किसने की थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। अब क्या हुआ था कि जैसे नई शिक्षा नीति जारी की गई ना, उसी दिन इस एमएचआरडी को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इसको खत्म कर दिया गया। किसको? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। जिसने घोषणा की उसी को समाप्त कर दिया। किसने किया था भाई साहब? ये किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने किया था? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये समाप्त की गई थी। और इसकी जगह नया मंत्रालय कौन सा बनाया गया? नया मंत्रालय बनाया गया शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रख लेना। तो आपको एग्जाम में 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय जो नया मंत्रालय बनाया गया है वो किस मंत्रालय को समाप्त करके बनाया गया है? तो एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को समाप्त करके बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह नया मंत्रालय कौन सा खोला गया है? तो वो आज आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय। किसने घोषणा की थी ये बात? रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की थी। कब की थी? 29 जुलाई 2020 को, जब अपनी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जारी की गई थी उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि आपका एमएचआरडी है वो समाप्त कर दिया गया है और आपका नया मंत्रालय खोला गया है, वो उसका नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है साहब, अब बात करते हैं अपन एनईपी 2020। देखो यहाँ तक तो अपन ने क्या की? पृष्ठभूमि तैयार की है भाई, इसमें क्या क्या बातें की गई है, कैसे कैसे अपनी ये नई शिक्षा नीति आई थी और कैसे कैसे लागू हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अपन 4 भागों में बांट करेंगे। कुल मिलाकर के आपकी जो एनईपी 2020 है, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और इसके अध्याय कितने हैं? 27 अध्याय है। कुल मिलाकर के आप ऐसे याद कर लेना कि एनईपी 2020 की 4 किताबें हैं और उसमें कितने चैप्टर है? 27 चैप्टर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 किताबों के माध्यम से और 27 चैप्टरों के अंतर्गत अपन एनईपी 2020 को कंप्लीट करने वाले हैं। अब आपको इसमें देखो 27 अध्याय तो याद नहीं रखने, लेकिन इसके 4 भाग तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 ही भाग है और आपके ऑप्शन भी 4 ही आते हैं। आपको पूछ लेगा एनईपी 2020 का कौन सा भाग नहीं है, एनईपी 2020 में कौन सा भाग है। तो यहाँ से 4 भाग है, चारों के नाम याद रखना है। कौन कौन सी है? स्कूल शिक्षा है, फिर इसके बाद में उच्च शिक्षा है, फिर केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं और एक है क्रियान्विति। क्या है? क्रियान्विति। ये 4 भाग है। इसमें स्कूली शिक्षा की बात की गई है प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में उच्च शिक्षा की बात की गई है, तीसरे भाग में केंद्रीय विचारणीय मुद्दे की बात की गई है और चौथे भाग में क्रियान्विति की बात की गई है कि आपके एनईपी 2020 है उसको कैसे क्रियान्वित करना है। तो आपको पूछ सकता है कि उच्च शिक्षा की बात कौन से भाग में की गई है? दूसरे भाग में की गई है। स्कूली शिक्षा की बात प्रथम भाग में की गई है। केंद्रीय विचारणीय मुद्दे की बात किस में की गई है? तीसरे भाग में की गई है। और एनईपी को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है उसकी बात कौन से में की गई है? भाग 4 में की गई है। तो कुल मिलाकर के समझ में आ गया मोटा मोटा कि एनईपी 2020 में कितने भाग है? 4 भाग है। कितने चैप्टर है? टोटल 27 चैप्टर है, यानी कि अध्याय कितने हैं? 27 है। अब बात करते हैं अपन एक एक अध्याय को अपन पढ़ते चलते हैं और एक एक बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको जब एनईपी 2020 ही पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि यार नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई अपनी सीधी सी बात है, 2 शिक्षा नीति पहले आ गई थी, 1968 की आ गई थी, उसके बाद में 1986 की आ गई थी। अब अपने दिमाग में आता है यार 1986 की सही चल रही थी ना, नए शिक्षा नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि अभी आरएस प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बताऊंगा कैसे पूछा गया था। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन, भाई नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुरानी सही चल रही थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण था कि सतत विकास लक्ष्य जो होता है आपका, उसको बोला जाता है एसडीजी। क्या बोला जाता है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, सतत विकास लक्ष्य कौन सा वाला, 0-4, कौन सा नंबर का, 4 नंबर का, को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के आपको पूछ ले कोई भी कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपका जो SDG 4 होता है उसको प्राप्त करने के लिए, SDG 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। अब आपको बता दूं कि अभी RS प्री जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें भी एक SDG का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था, जैसे आपको यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, कौन सी, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। इसमें सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि हर तरीके से आपको शिक्षा मिले, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी एजुकेशन हो, और क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो आपको हर एक तरीके से एजुकेशन मिले, किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलना चाहिए। इसकी बात कौन से SDG के अंतर्गत, कौन से सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत बात की गई है, तो वो बात की गई है SDG 4 के अंतर्गत। ठीक है, अभी जो RS प्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे ही SDG का नाम पूछा था, इधर तो उसका मतलब बात लिखी हुई थी और इधर पूछ रहा था कि कौन से SDG के अंतर्गत इसकी बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको ध्यान रख लेना कि SDG 4 को, सीधा याद रखो, SDG 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी थी। SDG 4 में क्या बात बताई गई है, इसमें सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा की बात बताई गई है। किसकी, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा की बात किसमें बताई गई है, SDG 4 के अंतर्गत बताई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई साहब NEP 2020 के आधार स्तंभ। अब देखो यहां से 100% क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा NEP 2020 के आधार स्तंभ है, निम्न में से कौन सा NEP 2020 का आधार स्तंभ है, और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा NEP 2020 का आधार स्तंभ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि NEP 2020 के जो आधार स्तंभ वो कितने, टोटल 5 है। कितने आधार स्तंभ बताए गए, 5 आधार स्तंभ बताए गए किसके, NEP 2020 के। कौन कौन से भाई साहब, आपको याद रख लेना, ट्रिपल ए तो मतलब इनके फर्स्ट लेटर को बना करके बनाया गया AAA और EQ। ठीक है, AAA और EQ, तो कुल मिलाकर के कितने आधार स्तंभ है, 5 आधार स्तंभ है। मतलब कि अपनी NEP 2020 है वो 5 खंभों पर टिकी हुई है। वो 5 खंभों के नाम याद रखना, आपको 5 स्तंभों के नाम याद रखने। कौन कौन से हैं, ट्रिपल ए यार देखो, AAA है और इसके बाद में EQ है। अब AAA, अब देखो हो सके तो आपको इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश से क्या हो जाता है, यहाँ पे आप मिलान भी कर लोगे। कौन कौन से भाई साहब, एक तो ऐसे का मतलब है एक्सेस, क्या है, एक्सेस यानी कि पहुंच। इसका मतलब कि एक पिलर का नाम तो क्या है, एक्सेस। 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ के ऊपर आपकी नई शिक्षा नीति टिकी हुई है। कौन कौन से पिलर है, पहला पिलर कौन सा है, एक्सेस नाम से, यानी कि पहुंच, यानी कि शिक्षा की पहुंच आसान हो, आसानी से शिक्षा प्राप्त हो जाए सबको। अफोर्डेबिलिटी, दूसरा क्या है, A फॉर अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि किफ़ायती होनी चाहिए शिक्षा, कैसी होनी चाहिए, वहनीय होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको अफोर्ड कर सको, ऐसी शिक्षा आपकी होनी चाहिए। और तीसरा ए का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व की बात की गई है उसमें। तो कुल मिलाकर के आपको पूछ ले कि NEP 2020 कितने स्तंभों पर खड़ी हुई है, तो 5 स्तंभों पर खड़ी हुई है। क्या क्या नाम है उनके, AAA और EQ, AAA और EQ। एक का मतलब क्या हो गया, एक का तो एक्सेस हो गया, एक का आपका क्या हो गया, अफोर्डेबल हो गई, और एक का क्या हो गया, अकाउंटेबल हो गई। और एक ई का मतलब क्या होता है, इक्विटी। क्या होता है, इक्विटी, यानी कि समानता की बात करता हूँ, मतलब कि सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे विशेष बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो, सबको क्या होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए शिक्षा में। ठीक है, समानता मिलनी चाहिए। एक स्तंभ क्या हो गया, इक्विटी का हो गया, और एक क्या हो गया, क्वालिटी का हो गया। इक्विटी और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, कौन सी शिक्षा होनी चाहिए भाई, शिक्षा ऐसी नहीं है कि आपको मतलब सस्ती शिक्षा मिल रही, तो ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा हो, उसमें क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो आप याद कैसे रखोगे, ट्रिपल तो ए है, ट्रिपल तो क्या है, ए है। इसके बाद में दो कौन सी है, TY वाली, कौन सी है, इक्विटी और क्वालिटी। ध्यान रख लेना, क्वांटिटी मत कर देना, क्वालिटी, क्वालिटी और इक्विटी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको NEP 2020 के आधार स्तंभ कितने हैं, 5 आधार स्तंभ। 5 आधार स्तंभ का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से NEP 2020 का आधार स्तंभ नहीं है। और हो सकता है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ उसमें ऑप्शन में क्वांटिटी लिखा हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में क्वांटिटी दे दे तो आपको बोल देना कि ये नहीं है, आधार स्तंभ नहीं है, क्वालिटी आधार स्तंभ है। तो कौन कौन से 5 आधार स्तंभ है, एक बार फटाफट बता दो। एक तो एक्सेस है, एक अफोर्डेबिलिटी है, एक काउंटेबिलिटी है, और एक इक्विटी है, और एक क्वालिटी है। ठीक है, 5 आधार स्तंभ आपको NEP के याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं भाई साहब शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। जब आप देखो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप सबने चैप्टर पढ़ा होगा, लास्ट के चैप्टर पढ़ते हैं अपन, NCA 2005 की बात करते हैं, इसके अलावा CCE की बात करते हैं, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं 2009 वाले की। तो उनमें क्या होता है कि इन जितने भी है उसके अंतर्गत सिद्धांत लिखे हुए हैं, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। मतलब ये मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षा नीति किन सिद्धांतों पर टिकी हुई है। जैसे किसी मनुष्य के सिद्धांत होते हैं, वैसे ही इस शिक्षा नीति के भी कुछ सिद्धांत है। तो आपको एग्जाम में क्या होता है कि
सीधा सिद्धांत दे देता है, सीधा पूछता है कि निम्न में से शिक्षा नीति में किसकी बात नहीं की गई है, कौन सा सिद्धांत है या कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं साहब। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा है, सबसे पहला है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। सबसे पहले तो शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा क्या है, एक सार्वजनिक सेवा है। सबसे पहली बात तो आपको सार्वजनिक सेवा है, एक सेवा है, एक सर्विस है, ठीक है, और कैसी है, सार्वजनिक है, मतलब कि सबको मिल सकती है, ठीक है साहब। दूसरी बात क्या है, शिक्षक शिक्षा की दूरी है, मतलब कि अगर आपको शिक्षा तक, जैसे कोई बालक है उसको शिक्षा यहाँ पर है, इस शिक्षा तक पहुँचना है तो इस दूरी को तय करना पड़ेगा, और इस दूरी को क्या बोला गया है, यहाँ पर शिक्षक बताया गया है। कुल मिलाकर के शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच में जो दूरी है उसको क्या बताया गया है, शिक्षक बताया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शिक्षक क्या करेगा, आपको, आप बच्चे को कहाँ तक पहुँचाएगा, शिक्षा तक पहुँचाने का काम करेगा। दूसरा सिद्धांत ये हो गया। तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती है। अपन सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक में क्या होती है, विशिष्ट योग्यताएं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। हम सभी जानते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं भी साइकोलॉजी के अंतर्गत, भाई प्रत्येक बालक में क्या होती है, विशिष्ट विभिन्नताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका चैप्टर भी है, तो आपको पूछ सकता है कि शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सी बात कही गई है, और उसमें ऑप्शन लिखा होगा कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट योग्यताएं वाला होता है, और उसकी पहचान करना और विकास करना इसका क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अगला सिद्धांत क्या है कि मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना। मानवीय जो आपके मूल्य हैं और आपके जो संविधान के जो मूल्य हैं उनका विकास करना, जैसे कि समानता करना, न्याय करना, स्वतंत्रता करना। आपको सबको पता है कि जब आप संविधान पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो उसके अंतर्गत पहली प्रस्तावना के अंतर्गत आपको लिखा हुआ है समानता, न्याय और स्वतंत्रता। तो इन सब का विकास करना, यह भी इसका क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके अलावा पांचवा सिद्धांत क्या है, स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया जाए। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए, क्लास को समाप्त कर देना चाहिए। तीसरी अगली बात क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सीसीई अभिन्न अंग होता है। देखो सीसी होता क्या है, सीसी का मतलब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हो तो आपको एक चैप्टर आता है मूल्यांकन वाला, उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन भी होता है, उसको सीसी बोला जाता है। अब ये कहता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो कहती है कि सीखने और सिखाने में, यानी कि लर्निंग और टीचिंग दोनों के अंतर्गत जो ये प्रक्रिया होती है, लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस होती है, इसके अंतर्गत सीसी होना चाहिए। सीसी क्या होना चाहिए, इसका अभिन्न अंग होना चाहिए, मतलब कि लर्निंग टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें सीसी होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। इसके अलावा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात की गई है वो है अपना सातवां पॉइंट। कौन सा है, सातवां पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है कि रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। देखो आप सबको पता है कि अपना जो असेसमेंट होता है, आकलन दो प्रकार का होता है, एक तो रचनात्मक होता है और एक योगात्मक होता है। तो इसमें आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कौन से आकलन पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, तो रचनात्मक आकलन पर, यानी कि क्रिएटिविटी सृजनात्मक या रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो इन पांच, ये जो 7 सिद्धांत है ना, इनकी बातों को ऐसे रखो याद, कैसे, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यार रचनात्मक आकलन की बात की गई है, इसमें सीसीई की भी बात की गई है, और इसके अंतर्गत इसमें स्कूल स्तर पर संकाय और वर्ग को समाप्त करने की बात की गई है, मानवीय और संविधान के मूल्यों की विकास करने की बात की गई है, और प्रत्येक बच्चा क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो उस बच्चे की पहचान करके उसको शिक्षा देनी चाहिए। और इसके अलावा शिक्षक को शिक्षा की दूरी बताया गया है, और शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, ये बात भी बताई गई है। तो ऐसे बातों को याद रखना पड़ेगा, ऐसे आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं भाई साहब अगले पॉइंट पर, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब पढ़ते हैं अपन नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, मतलब कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आखिरकार। जब अपन नई शिक्षा नीति लेके तो आ गए नई शिक्षा नीति, तो इसमें ऐसी खास क्या क्या बातें हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषता का मतलब होता है कि इसकी खास बातें क्या है, ठीक है साहब, उनको समझते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। हो मेरे को कंफर्म है कि वीडियो तो पसंद आ रहा होगा, और आसानी से मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। नई शिक्षा नीति की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, पर क्या क्या विशेषताएं, देखो सबसे पहले तो सार्थक की बात करते हैं। सार्थक है क्या, तो एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, अपन सबको पता है कि शिक्षा मंत्रालय नया मंत्रालय खोला गया था, किसकी जगह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह, ठीक है, द्वारा जारी दिशा निर्देश, ठीक है। एक तो इसमें बात की गई है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए उनको क्या कहा गया है, सार्थक कहा गया। आपको एग्जाम में पूछ ले कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सार्थक क्या है, तो सार्थक कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसे याद रखना, सार्थक कुछ नहीं है, दिशा निर्देश है, कुछ भी नहीं है। क्या है, दिशा निर्देश है, यानी कि इंस्ट्रक्शन है। यानी कि कुल मिलाकर के आपकी एनईपी को लागू करने के लिए, नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको लागू करने के लिए जो दिशा निर्देश
दिए गए हैं उनको क्या कहा गया है, सार्थक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, सार्थक कहा गया है। और कौन लागू कर रहा है, सीधी सी बात है, शिक्षा मंत्रालय लागू कर रहा है, क्योंकि नया मंत्रालय इसी का नाम है शिक्षा मंत्रालय, और ये लागू कर रहा है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनको क्या नाम दिया गया है, सार्थक नाम दिया गया है। ये भी आप ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरी बात क्या है, एनईपी शिक्षा नीति 2020 है, उसकी विशेषता है कि शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना। आप सबको पता है शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई थी, किसकी जगह की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह। आप सबको पता है कि एनईपी की घोषणा तो कौन करता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। लेकिन जब एनईपी शिक्षा नीति 2020 जो जारी की गई थी, लागू की गई थी, उस दिन से शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होती है। कब होती है, अगस्त 2020 को इसका गठन किया गया था। यह डेट भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हो गई। इसके बाद में तीसरी बात क्या की गई है कि सकल घरेलू जो उत्पाद होता है, यानी कि अपनी जो जीडीपी होती है, जीडीपी का 6% बजट का प्रावधान किया गया है। 6% बजट का प्रावधान मतलब कि आपको पूछ सकता है कि अपनी जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। जीडीपी का, अपनी जो देश की जीडीपी होती है उसका कितना परसेंट नई शिक्षा नीति के लिए मतलब बजट में जारी किया गया है, तो 6% बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शिक्षा या शिक्षा नीति के लिए जीडीपी का 6% आपके बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया। आपको तो ये 6% का डाटा याद रखना है कि 6% का बजट प्रावधान किया गया था। इसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, जो आप सबको आता भी होगा, कि अपनी जो 10+2 की प्रणाली चलती थी पहले शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, इसको समाप्त कर दिया गया है और नया पैटर्न आया है। अब मतलब कि अपना जो 10+2 का पैटर्न था, 10वीं बोर्ड होती थी, 12वीं बोर्ड होती थी, और अपने कहते थे कि 10+2 का जो पैटर्न था उसको समाप्त कर दिया गया है और नया पैटर्न लागू किया गया है। कौन सा पैटर्न है वो, 5+3+3+4, यानी 5+3+3+4 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पैटर्न याद करना पड़ेगा। भाई इस पैटर्न में भी क्या होगा, देखो पहले पैटर्न था कौन सा, 10+2 वाला पैटर्न था। इसमें भी क्या हो रहा था कि 12वीं तक की अपन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, 12वीं कक्षा तक की। ठीक है, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब इसमें भी क्या होगा कि आपकी 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की जाएगी, लेकिन 12वीं तक की शिक्षा कितने साल में ग्रहण की जाएगी, 15 साल के अंतर्गत। कितने साल में, आपको ध्यान रख लेना, यहाँ पर क्लास लिखी हुई नहीं है भाई, 5वीं कक्षा तक, फिर अगली 3 कक्षा, फिर 3 कक्षा, फिर 4 कक्षा, यहाँ पर ये क्लास नहीं है, यहाँ पर ये साल है, कितने वर्ष लिखे हुए हैं, और सबको जोड़ोगे 5 और 3 8 और 3 11 और 4 कितने होते हैं, 15 वर्ष होते हैं। कुल मिलाकर के आपकी जो नया जो पैटर्न है शिक्षा का, वो कितने साल का है, 15 वर्ष का है। कितने का है, 15 वर्ष का है। क्या पैटर्न है, 5+3+3+4, यानी कि 5+3+3+4 है। कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का प्लान है। कितने वर्ष का, 15 वर्ष का प्लान है। कितने से कितने साल तक का, तो ध्यान रख लेना, बालक का कितने से कितने साल तक का, 3 साल से 18 साल तक, यानी कि 3 साल से 18 साल तक का उसका फिक्स पैटर्न कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वो 18 साल का होते होते उसकी 12वीं पास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12वीं पास हो जाएगी। 3 साल में वो एडमिशन लेगा और 18 साल का होते होते उसकी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब बच्चे को एडमिशन मिलेगा 3 साल के में, 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, और 12 साल मतलब 12वीं कक्षा में कब पहुंच जाएगा वो, 18 साल का होते होते वो 12वीं कंप्लीट कर लेगा। तो कुल मिलाकर के नया पैटर्न क्या हो गया, 5+3+3+4 हो गया। कितने साल का है, 15 वर्ष का पैटर्न है। कब से कब तक, 3 साल से 18 साल का बच्चा, 3 साल से 18 साल के बच्चे के लिए ये पैटर्न लागू किया गया है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें 4 स्टेज है टोटल। कितनी स्टेज है, 4 स्टेज है। मतलब कि 3 साल से लेकर के जब बच्चा 18 साल का होगा तब उसको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी स्टेज है, एक तो है फाउंडेशन स्टेज, एक है प्री पेट्री स्टेज, एक है मिडिल स्टेज, और एक है माध्यमिक स्टेज। अब देखो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि स्टेज का नाम पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा नई शिक्षा नीति 2020 में जो आपका नया पैटर्न है उसमें कौन सा स्टेज नहीं है या कौन सा स्टेज है। तो चारों का नाम याद रखना है। कौन सा, सबसे पहले तो फाउंडेशन स्टेज आएगा, फिर उसके बाद में प्री पेट्री स्टेज आएगा, फिर मिडिल स्टेज आएगा, और उसके बाद में माध्यमिक स्टेज आएगा। अब देखो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज किसको बोला गया, शुरू के 5 साल वाले को क्या बोला गया है, फाउंडेशन स्टेज। अब इस शुरू के 5 साल के अंतर्गत क्या होगा, बच्चा 3 साल का हुआ, अपन ने स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब अगले 5 साल तक क्या होगा, वो केवल और केवल पहली और दूसरी कक्षा ही पास कर पाएगा। कुल मिलाकर के पहली और दूसरी कक्षा में उसको 5 साल लग जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 5 साल तक वो पहली दूसरी क्लास में पढ़ेगा, तो ये भी तो सोचो, उसका एडमिशन 3 साल का ही हो गया है। ठीक है, पहले तो 6 साल में एडमिशन होता था, अब कौन सा हो गया कि 3 साल में बच्चे का एडमिशन हो गया, और अगले 5 साल में वो क्या करेगा, पहली और दूसरी क्लास पास करेगा। क्या पास करेगा, पहली और दूसरी क्लास पास करेगा, जिसमें उसकी उम्र हो जाएगी 8 साल। 3 और 5 कितने हो गए, 8 साल। 8 साल तक वो पहली और दूसरी कक्षा पास करेगा। कौन से स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में। अब बात करते हैं भाई साहब, ये तो कौन सी होगी,
पूर्व प्राथमिक से, ठीक है, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 और 2, जो LKG UKG HKG जो चलती है, उसके बाद में कक्षा 1 और 2, इसमें आपके 5 साल निकल जाएंगे, ठीक है साहब। इसके बाद में अगला पैटर्न क्या है, देखो 5 साल तो समझ में आ गया। अगला पैटर्न है 3 साल का। 3 साल में उसका स्टेज का नाम क्या है, प्री पेट्री स्टेज है। प्री पेट्री स्टेज में क्या होगा, अगले 3 साल बुक हो जाएंगे आपके। अब सीधी सी बात है कि आप दूसरी क्लास में तो पहुंच चुके, अब अगले 3 साल के अंतर्गत कौन कौन सी क्लास पढ़ोगे, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। तो तीसरी, चौथी और पांचवी अगली स्टेज में पढ़ी जाओगे। उसमें कौन सी होगी, प्री पेट्रीज, ओ सॉरी प्री पेट्री स्टेज, पेटीज नहीं है, प्री पेट्री स्टेज है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 साल के अंतर्गत आप क्या पढ़ोगे, कक्षा 3 से 5 तक पढ़ जाओगे। कुल मिलाकर के आपकी जो प्राइमरी शिक्षा अपन बोलते थे, 5वीं क्लास तक की शिक्षा, वो बच्चा 11 साल का कंप्लीट होते होते कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है साहब। इसके बाद में भाई साहब अगला क्या होगा, अगला फिर 3 साल का प्लान है भाई, 5 का कंप्लीट हो गया, फिर 3 का कंप्लीट हो गया, अब अगले 3 साल का प्लान होगा। इसमें क्या करेगा, वो छठी, सातवीं और आठवीं पढ़ेगा, छठी, सातवीं और आठवीं पढ़ेगा अगले 3 साल में, जब तक हो जाएगा कौन सा, 14 साल का हो जाएगा। उसमें उससे मिडिल स्टेज कहा जाता है, ठीक है साहब। अब सीधी सी बात है, अब लास्ट में क्या बच गया, 4 बच गया। 4 में क्या करेगा वो, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। कौन सी करेगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। यानी कि सबसे मेन परिवर्तन आपको दिखाई देगा कि जहां पर अपन 10+2 बोलते थे, 10वीं मतलब 10वीं बोर्ड देते थे, उसके बाद में 12वीं बोर्ड देते थे, इस कारण से इसको 10+2 कहते थे। लेकिन अब क्या करेंगे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर देखो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि अपना जो नया पैटर्न है वो 5+3+3+4 होगा। आखिरी के 4 में वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद करना, केवल आखिरी के याद कर लेना, उसके बाद में आपके सारे याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखो आपको सबसे लास्ट के 4 साल याद रखने हैं। सबसे लास्ट साल में वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं करेगा, ठीक है भाई साहब। अब रिवर्स में चलो, पिछले 3 साल में कौन सी करेगा, सीधी सी बात है, छठी, सातवीं, आठवीं करेगा। उससे पिछले साल में 3 साल में कौन सा करेगा, तीसरी, चौथी और पांचवी करेगा। अब पिछले 5 साल में क्या करेगा, सीधी सी बात है, उससे पहले के जितने भी है उन सबको वहां पर करेगा। तो यहां पर हो गया अपना कौन सा पैटर्न, 5+3+3+4 वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं भाई साहब आगे। तो कुल मिलाकर के अब जाकर आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो 5+3+3+4 का मतलब क्या है, ठीक है। ये मतलब समझ में आ गया। यहाँ तक तो पहली दूसरी क्लास में होगा, फिर अगली 3 क्लास, फिर अगली 3 क्लास, फिर लास्ट की 3 क्लास, वो 4 क्लास हो जाएगी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है साहब। ये पांचों चारों स्टेज के नाम जरूर याद रख लेना। अब बात करते हैं भाई साहब है क्या, देखो उपरोक्त जो नवीन पैटर्न है, नया पैटर्न कौन सा है, 5+3+3+4 वाला, उसको लागू करने के लिए PM श्री योजना चालू की गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि NEP 2020 का जो नया पैटर्न है उसको लागू करने के लिए कौन सी योजना चालू की गई, PM श्री योजना चालू की गई। या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि PM श्री योजना का संबंध किस चीज से है, तो नवीन पैटर्न से। किससे है, नवीन पैटर्न से। अब PM श्री योजना देखो, PM श्री का मतलब क्या है, इसका मतलब PM का तो प्रधानमंत्री, और इसका मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री का मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है अब तक राजस्थान के अंतर्गत, ध्यान रख लेना, एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। PM श्री का मतलब हो गया प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कब लागू की गई थी, 5 सितंबर 2022 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस आता है, उसी दिन लागू की गई थी PM श्री योजना, जिसके अंतर्गत नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। इसमें क्या होगा, PM श्री योजना का मतलब हो गया कि PM श्री के नाम से स्कूलें खोली जाएंगी। तो प्रथम चरण के अंतर्गत 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। कुल मिलाकर के पूरे भारत के अंतर्गत पहला चरण के अंतर्गत 14,500 कितने हजार, 14,500 स्कूलें खोली जाएगी। उसका नाम क्या होगा, PM श्री विद्यालय। कौन सा होगा, PM श्री स्कूल खोली जाएगी। फिर प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। देखो भाई, आप सोच रहे होंगे कि यार किस हिसाब से खोल रहे हैं, तहसील स्तर पर खोल रहे हैं, जिले स्तर पर खोल रहे हो, या ग्राम पंचायत स्तर पर खोल रहे हो, कैसे खोल रहे हो। तो प्रत्येक ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पर खोला जा रहा है, प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोली जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम टोंक की बात करें, निवाई ब्लॉक है एक, उस निवाई ब्लॉक के अंतर्गत 2 PM श्री विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। तो ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोली जाएगी। उस हिसाब से अगर अपन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में टोटल ब्लॉक कितने हैं, 358 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, 358। तो उस हिसाब से कितने स्कूल खोली जाएगी, 716, क्योंकि हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोली जाएगी। तो आपको पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान के अंतर्गत कितनी PM श्री योजनाएं खोली जाएगी, तो 716 खोली जाएगी। कितनी खोली जाएगी, 716 खोली जाएगी, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं।
अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 भागों में बांटा गया था और कितने चैप्टर थे इसमें? 27 चैप्टर थे। कितने चैप्टर थे? 27 चैप्टर थे। अब अपन बात करेंगे इनके चैप्टरों की, इंपॉर्टेंट चैप्टरों की बात करेंगे, सारे की बात नहीं करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले अध्याय फर्स्ट की। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहली बात तो ये पूछी जाएगी कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका मतलब हो गया, देखो C और C है और 2 बार E है, तो एक बार E का मतलब हो गया अर्ली, अर्ली हो गया, और एक का मतलब हो गया एजुकेशन, और एक C का मतलब हो गया चाइल्डहुड, और एक C का मतलब हो गया केयर। क्या हो गया? केयर। मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब कि अगर आपको फुल फॉर्म ऐसे भी याद नहीं रहे तो आप तो ऐसे याद रख लेना कि यार मैंने पढ़ा था ECCE, इसमें एक ई का मतलब तो एजुकेशन था। ये तो कोई भी कॉमन सेंस लगा लेगा भाई, शिक्षा नीति के अंतर्गत बात की जा रही, तो एक ई का मतलब तो एजुकेशन था। एक ई का मतलब याद रख लो अर्ली। क्या याद रखोगे? अर्ली। क्या याद रखोगे? अर्ली। और 2 सी बचे हैं अपने पास। कौन से बचे हैं? 2 सी बचे हैं। एक में बात की गई है चाइल्डहुड की और एक में बात की गई है केयर की। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक बचपन, देखभाल एवं शिक्षा। हिंदी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, तो इंग्लिश में याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा भी ECCE का पूरा नाम, तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस अब सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि ECCE की बात किसमें की गई है? अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत बात की गई है। अब यार है क्या ECC का लक्ष्य क्या है, इसकी बात तो करें अपन। तो देखो भाई साहब, अपना टारगेट क्या है अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत, चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत? अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ECCE उपलब्ध करवाना। क्या करवाना? ECC का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा। मतलब कि उनको आरंभिक शिक्षा देना और उनको देखभाल करना, आरंभिक देखभाल करना बच्चों की, और शिक्षा देना। मतलब कि आप बच्चे का एडमिशन करवा दिए, आप सबको पता है कि तीसरी क्लास में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब क्या होगा कि तीसरी से मतलब सॉरी तीसरी क्लास में नहीं, 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। अब 3 साल से लेकर के 8 साल तक बच्चा बहुत छोटा रहता है, तो उसकी आरंभिक देखभाल करना और उसको शिक्षा देना, आरंभिक देखभाल के साथ में शिक्षा देना, उसको बोला जाता है ECC। तो ये टारगेट कब तक रखा गया? 2030 रखा गया, ठीक है। कब तक रखा गया? 2030 को। यानी कि एग्जाम में आपको पूछेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ECCE को लागू करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक आपका ECCE को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि प्रत्येक बच्चे की जो 3 से 8 साल का है उसको प्रारंभिक देखभाल मिलेगी और उसको शिक्षा मिलेगी, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं पाठ्यचर्या की। भाई कैरिकुलम क्या होगा? तो 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया जिसे NCF ECC कहा गया, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस है इस टाइम पे, जब बच्चा 3 से 8 साल का रहेगा तो उसके टाइम पे जो आपका सिलेबस है उस पाठ्यक्रम का नाम क्या है? उस पाठ्यचर्या का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है NCF ECCE। आप सबको पता है कि साइकोलॉजी के अंतर्गत अपन NCF 2005 वाला चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि अपना जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारण करता है NCF 2005, ठीक है। तो इसमें जो पाठ्यचर्या है आपका 8 साल तक की, उस पाठ्यचर्या का नाम क्या रखा गया है? NCF रख दिया आगे तो, और पीछे क्या लगा दिया? ECCE लगा दिया, ठीक है। ECC लगा दिया, तो पाठ्यचर्या का नाम क्या हो गया? NCF ECC। क्वेश्चन क्या पूछेगा? 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है? तो NCF ECC है, ठीक है साहब। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं भाई इसमें एजुकेशन कैसा मिलेगा, एजुकेशन कैसा होगा? तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अनौपचारिक शिक्षा और एक होती है औपचारिक शिक्षा। अब बच्चे का एडमिशन 3 साल का ही हो गया, 3 साल का बच्चा होता है, एडमिशन हो गया उसका, अब 3 से 8 साल का हो गया, ठीक है साहब। इस 3 से 8 साल के अंतर्गत अपने को ECC लागू करना है, मतलब उसकी देखभाल भी करनी है और उसकी शिक्षा भी देनी है। तो अपन क्या करेंगे? शुरू के 3 से 6 साल तक, 3 से जब वो 6 साल तक का होगा तब तो उसको अनौपचारिक शिक्षा देंगे। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब उसको आंगनबाड़ी या जो बाल वाटिका होती है उसके अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी। मतलब कि बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल तक का जब बच्चा होगा तो उसको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी, और जब बच्चा 6+ का हो जाएगा, मतलब 6 से 8 साल का हो जाएगा, तब उसको औपचारिक शिक्षा कहाँ पर मिलेगी? स्कूल में मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया सीधी सी बात कि बच्चा 3 साल का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में डाल के आओगे उसको। जब 6 साल तक का हो जाएगा तब तक तो वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा,
इसके बाद में जब वो 6 साल का हो जाएगा तब उसको स्कूल में शिक्षा मिलेगी। वो कौन सी शिक्षा होगी? औपचारिक शिक्षा होगी। और उससे पहले कौन सी होगी? अनौपचारिक शिक्षा होगी। इसी कारण से आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई थी, आपको पता हो तो, राजस्थान में। ठीक है, आंगनबाड़ी जो अधिकारी था, वो महिला अधिकारिता वाली जो भर्ती निकली थी ना, वो इसी कारण से निकली थी, क्योंकि 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनका प्रारंभिक देखभाल भी करना है, उनको शिक्षा भी देनी है। ठीक है साहब, ढंग से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ भाई साहब, इतना सिंपल तो कोई समझा भी नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय में क्या बात की गई है? FLN की बात की गई है। भाई साहब FLN है क्या? तो F का मतलब हो गया फाउंडेशनल, और L का मतलब हो गया लिटरेसी, जिसको बोला जाता है साक्षरता, एंड न्यूमेरेसी। क्या है? न्यूमेरेसी, यानी कि संख्या ज्ञान। न्यूमेरेसी मतलब न्यूमेरिकल, जानते हो? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या होती है? संख्याएं होती है। संख्या ज्ञान मतलब कि बुनियादी साक्षरता। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब बुनियादी साक्षरता, और संख्या ज्ञान मतलब कि अध्याय सेकंड के अंतर्गत क्या बात की गई है? FLN की बात की गई है, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की। मतलब कि बुनियादी साक्षरता का मतलब हो गया कि आपको इतनी शिक्षा तो आनी चाहिए, आपकी साक्षरता इतनी तो होनी चाहिए। और संख्या ज्ञान का मतलब हो गया कि बच्चों को संख्या ज्ञान भी होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब लक्ष्य क्या है भाई साहब? जैसे ECC पढ़ा था, उसका लक्ष्य क्या रखा गया था? 2030 तक ECC को लागू करना। ठीक है साहब, और जबकि अध्याय सेकंड के अंतर्गत जो टारगेट है वो 2025 का है। कब का टारगेट है? 2025। भाई साहब 2025 स्टार्ट हो चुकी है, तो कुल मिलाकर के FLN का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का। कब तक का है? 2025 का। आपको एग्जाम में पूछ ले कि FLN का लक्ष्य कब तक का है? 2025 का है। लक्ष्य है क्या? अपने को करना क्या है? तो 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को, कितने साल तक के बच्चों को? 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं का ज्ञान कराना। मतलब कि अब देखो, बुनियादी साक्षरता का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए उसको। मतलब कि बच्चे को पढ़ना लिखना आ जाए और संख्याओं का ज्ञान हो जाए। कब तक? 9 साल का होते होते। मतलब कि बच्चा 9 साल का होते होते उसको पढ़ना लिखना आ जाए और उसको संख्याओं का ज्ञान भी हो जाए। कब तक? 2025 का लक्ष्य रखा गया अपना ये। ठीक है भाई साहब, FLN का लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये वाला जो लक्ष्य था उपरोक्त लक्ष्य, इसको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। उस मिशन का नाम होगा निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन। अब देखो, इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं। यानी कि एक मिशन है, अपने को पता है भारत में चलाया गया है, इसलिए भारत मिशन हो गया। और निपुण का मतलब क्या हो गया? निपुण का मतलब सीधी सी बात है कि पढ़ने लिखने में निपुण करेंगे, उसको संख्या ज्ञान में निपुण करेंगे। मतलब बच्चे को निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा पूरे देश के अंतर्गत। पूरे देश के अंतर्गत FLN को प्राप्त करने के लिए, FLN के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जाएगा, एक मिशन चलाया जाएगा, जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि निपुण भारत मिशन का संबंध किस चीज से है? निपुण भारत मिशन का संबंध किससे है? तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य हासिल करना ही क्या है? हमारा निपुण भारत मिशन का संबंध है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अध्याय से। आगे बात करते हैं भाई साहब। अगला एक और लिख रखा है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा? देखो, इसको तोड़ो ढंग से। एक प्रोग्राम होगा जिसमें स्कूल के लिए होगा, और रेडीनेस प्रोग्राम है। मतलब कि रेडीनेस, रेडी वो है, बच्चा रेडी हो जाओ, फटाफट अपन बाहर चलेंगे घूमने, रेडी हो जाओ। तो रेडीनेस प्रोग्राम मतलब कि स्कूल जाने के लिए उसको रेडीनेस मतलब रेडी करने के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा बच्चे को। भाई सीधी सी बात है यार, 3 साल का बच्चा है तो स्कूल जाना, उसको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? 3 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए खुश कैसे होगा? तो एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उसका नाम रहेगा। स्कूल जाने के लिए, स्कूल रेडी मतलब रेडीनेस प्रोग्राम का मतलब हो गया स्कूल जाने के लिए रेडी करना कुल मिलाकर के। तो कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। कुल मिलाकर के समझ में आ गया? बच्चा यार 3 साल का है, स्कूल कैसे जाएगा? उसको राजी तो करना पड़ेगा, उसको तैयार तो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उसको तैयार करने के लिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, और इसकी अवधि होगी 12 सप्ताह या 3 माह की। ठीक है, 12 सप्ताह या 3 महीने की इसकी अवधि होगी। कितने महीने की? 3 महीने की अवधि होगी। इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाएगा शुरू शुरू में, जिसमें बच्चे को कुल मिलाकर के स्कूल में आना जाना, उसको इंटरेस्ट बनवाया जाएगा उससे, ताकि बच्चा स्कूल आने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है साहब, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन एक ही बनेगा कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की अवधि क्या रहेगी? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की अवधि रहेगी 12 सप्ताह। 12 सप्ताह में कितने दिन हो गए भाई साहब? 12 साते 12 पंचो 60, 12 सताम 84। ठीक है, 12 पंचो 60, 12 सिंह 72, 12 सताम 84। ठीक है, ये तो हो गया। और इसके अलावा 3 महीने के, ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में मिल सकता है 3 महीने की अवधि। तो स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम है, इसकी अवधि कितनी है? 12 सप्ताह की या फिर 3 महीने की
अवधि है। ठीक है, वैसे भी 84 दिन हो रहे हैं और वैसे 3 महीने में भी लगभग 90 दिन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 महीने के लगभग आपका प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चे को स्कूल जाने के लिए रेडी करवाया जाएगा, मतलब उसको इंटरेस्ट बनाया जाएगा स्कूल जाने के लिए। उसको झूले वूले खिलाएंगे, उसको गीत वीत उधर सुनाएंगे, टीवी दिखाएंगे, ताकि स्कूलों के बच्चे इंटरेस्ट जगेगा कुल मिलाकर के। अगला अध्याय कौन सा है? 2 अध्याय अपन पढ़ चुके हैं। पहले अध्याय में अपन ने ECCE की बात की गई थी, दूसरे में FLN की बात की गई थी। इसको अपने को 2030 तक हासिल करना है। याद कैसे रखोगे? देखो कन्फ्यूज हो जाओ तो 30 को उल्टा करो, इससे क्या बन रहा है? ई, तो ECCE को प्राप्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य है, और FLN को प्राप्त करने के लिए ऐप से क्या हो जाएगा? 5, और 2025 में आखिरी में क्या आ रहा है? 5। अब देखो याद तो अपने को करना पड़ेगा, कैसे भी करो। ठीक है, अब अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3 अपना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या करना अपने को? शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। शिक्षा सब जगह उपलब्ध हो जाए, मतलब शिक्षा हर जगह मिले, सार्वभौमिकरण कर दो उसका अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, मतलब कि कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम हो। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो ड्रॉप आउट करे, मतलब कि पढ़ाई बीच में छोड़ दे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 5वीं तक की क्लास होती है गांव में, 5वीं तक की स्कूल होती है, फिर आगे की स्कूल के लिए दूसरे गांव में या फिर दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण से बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है। तो शिक्षा का क्या करना है? सार्वभौमिकरण करना है, शिक्षा हर जगह तक पहुंच पाए इसके लिए, और ड्रॉप आउट की बच्चों की संख्या कम करने के लिए अध्याय 3 है, इसमें बात की गई है। इसमें क्या करना है अपने को? एक सकल नामांकन अनुपात होता है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब वो हो गया कि कुल मिलाकर के एडमिशन लेना। सकल नामांकन अनुपात हो गया, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है GER है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक GER को अपने को 100% करना है। क्या रखना है? जो सकल नामांकन अनुपात है, मतलब कि जो आपका एडमिशन है वो 100% एडमिशन हो जाना चाहिए। मतलब कि बच्चा 3 साल का हुआ, उसको स्कूल में जाकर के एडमिशन करा दो भाई साहब, 100% एडमिशन हो जाना चाहिए। GER का आपको एग्जाम में इतना सा पूछेगा कि सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 का रखा गया है। 2030 तक आपको सकल नामांकन अनुपात को 100% करना है। ठीक है भाई साहब, ये बात हो गई अध्याय 3 में। आगे बढ़ते हैं, अब अगला आ जाता है अध्याय नंबर 4, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। मतलब कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपको पूछ सकता है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि आप जब साइकोलॉजी में पढ़ते हो तो उसमें NCF 2005 भी आता है, राइट टू एजुकेशन 2009 भी आता है, उसमें पाठ्यक्रम की बहुत ज़्यादा बातें होती है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम के बारे में और शिक्षा शास्त्र के बारे में, पेडागोजी के बारे में क्या बातें करती है, उनकी अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, विषयों को चुनाव लचीलापन, मतलब कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय उसमें लचीलापन लाएंगे। मतलब नई शिक्षा नीति कहती है कि विषयों के चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। दूसरी बात, बहुभाषावाद एवं भाषा शक्ति का विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन NAP 2020 का। NAP 2020 का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। मतलब कि आपको बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए, बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है। और भाषा शक्ति का विकास, मतलब कि आपको कुल मिलाकर के बहुभाषावाद की जोर दिया गया है। आपको भाषा आनी चाहिए, भाषा डेवलपमेंट होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है? कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक बढ़ाया जा सके। कुल मिलाकर के सबसे मेन चीज है कि कक्षा 5 तक तो उसको मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। कक्षा 5वीं तक तो उसको मातृभाषा में, जो भी भाषा वो बोलता है उसी भाषा में उसको शिक्षा मिलेगी। जैसे मैं बोलता हूँ अपने टोंक की तरफ या जयपुर के अंतर्गत जो ढूंढाड़ी भाषा चलती है, अपन सभी जानते हैं भाई साहब, 5वीं ताणी तो अपन मातृभाषा में शिक्षा मिले ली, उनका आगे की शिक्षा अपन हिंदी में पढ़नो पढ़ लो, या आगे अपनी मातृभाषा। तो कुल मिलाकर के कक्षा 5वीं तक अपने को क्या करना है? मातृभाषा के अंतर्गत आपको शिक्षा दी जाएगी। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा कहाँ तक मिलेगी? तो कक्षा 5 तक आपको मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, और ज़रूरत पड़ी तो इसको 8वीं तक की भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है साहब। इसके अलावा मैंने आपको पिछला पॉइंट भी आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि आकलन 2 प्रकार का होता है, एक तो योगात्मक होता है और एक रचनात्मक होता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। मतलब कि बच्चों का योगात्मक असेसमेंट करने की बजाय बच्चों का रचनात्मक आकलन करना चाहिए। ठीक है, रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साहब। इसके बाद में अगला पॉइंट है, बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 डिग्री आकलन हो। मतलब देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें असेसमेंट कैसा होगा बच्चे का? 360 असेसमेंट होगा, मतलब कि हर तरीके से असेसमेंट होगा।
360 असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? 360 असेसमेंट का मतलब हो गया कि आपका जो आकलन है उसमें शैक्षिक आकलन भी होगा, आपका सहशैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं उनका भी आकलन होगा। मतलब कुल मिलाकर के बच्चे को चारों तरफ से उसका आकलन किया जाएगा, हर तरीके से उसका आकलन किया जाएगा। उसका बोला गया है बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। कौन सा रिपोर्ट कार्ड होगा? बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। अब देखो इसको भी अपन टुकड़े करते हैं। एक तो आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, उस आकलन का नाम क्या है? रिपोर्ट कार्ड आएगा, जिसमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड रखा गया नाम। और बहुआयामी है मतलब कि उसका हर हर आयाम की तरीके से, चाहे आपका संज्ञानात्मक आयाम हो, शारीरिक आयाम हो, मानसिक आयाम हो, उसका संवेगात्मक आयाम हो, उसका इमोशनल आयाम हो, कैसा भी आयाम हो, बहुआयामी तरीके से 360 तरीके से उसका आकलन किया जाएगा। ये भी बात की गई है शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। इसके अलावा नवीन पद्धति जो है 5+3+3+4 वाली, उसके अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा। भाई इसी के अनुसार आपका सिलेबस भी डिसाइड होगा वापस दोबारा से, ठीक है। और जो बोर्ड परीक्षाएं आपकी वो 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, मतलब कि बच्चे को प्रेशर नहीं होगा। बच्चे अगर किसी कारण से बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाया तो 1 साल के अंतर्गत 2 बार देने की अनुमति है उसको। कुल मिलाकर के बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति इसमें दी गई है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत, ठीक है। जिसमें क्या होगी कि बोर्ड परीक्षाएं 2 होगी, एक तो मुख्य परीक्षा होगी और एक सुधार परीक्षा होगी, ठीक है। 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो बोर्ड का, उसमें एक आप दोगे, उसमें मुख्य परीक्षा होगी, फिर उसमें सुधार करने के लिए दूसरी सुधार परीक्षा होगी, ठीक है। जैसे अपने किस में चलता था, जेई मेंस में चलता है ना शायद, जेई मेंस में चलता है ऐसे। आईआईटी जब कोचिंग करते हो जेई मेंस में, उसमें ऐसे चलता है, पहली टर्म होती है, दूसरी टर्म होती है, ऐसे, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना जिसे परख कहा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, आपके रीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उस मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा परख। ध्यान रख लेना, उस मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रहेगा? परख। मतलब कि पूरे इंडिया लेवल पर एक मूल्यांकन केंद्र होगा, एक आकलन केंद्र होगा, उसका नाम रहेगा परख, ठीक है। क्या नाम रहेगा? परख। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको असेसमेंट सेल का मतलब हो गया आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। मतलब कि जैसे इंडिया में इसको परख कहा गया है, वैसे राजस्थान में इसको असेसमेंट सेल कहा गया है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया भाई। राजस्थान में तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा असेसमेंट सेल, ठीक है, आकलन प्रकोष्ठ। और ध्यान रख लेना ये RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है। देखो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट बेस वाले, कौन से कि राजस्थान में जो असेसमेंट सेल है वो कौन सी किस संस्थान के द्वारा संचालित है? तो ये RSCERT उदयपुर के द्वारा संचालित है। ये आपको पूछ सकता है कि RSCERT कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अपन अध्याय 5, जिसके अंतर्गत शिक्षक की बात की गई है, टीचर की बात की गई है कि टीचर के लिए क्या क्या बातें शिक्षा नीति 2020 में बताई गई है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो साहब, 2030 तक न्यूनतम योग्यता कितनी होगी? 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। मतलब कि टीचर बनने के लिए आपको ध्यान रख लेना 2030 तक अनिवार्य कर दिया जाएगा कि 2030 तक आपको शिक्षक बनने के लिए जो आपकी न्यूनतम योग्यता रहेगी वो आपकी 4 साल का बीएड होगा, 4 साल का एकीकृत बीएड डिग्री होगी। मतलब कि आपकी जो बीएससी बीएड चलती है, बीए बीएड चलती है, ऐसी एकीकृत डिग्री को ही इसकी न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी शिक्षक के लिए, टीचर बनने के लिए। कब तक? 2030 तक का टारगेट है, ठीक है साहब। दूसरी बात, सामान्य क्षेत्रों में छात्र और शिक्षक अनुपात कितना रहेगा? 30:1। अपन सभी जानते हैं आपकी जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है, RT एक्ट 2009 है, उसके अंतर्गत साफ साफ बताया गया है 2009 के अंतर्गत आपकी 5वीं क्लास तक शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है 30:1। क्या होता है भाई? छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होता है? 30:1। मतलब कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 30 बच्चों पर कितना होना चाहिए? एक टीचर होना चाहिए। और NEP 2020 में भी यही बात बताई गई है कि जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर 30:1 रहेगा। और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र है, जहां पर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े इलाके हैं, वहां पर छात्र और शिक्षक का अनुपात रहेगा 25:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रख लेना है। सामान्य क्षेत्रों में तो 30:1 रखा गया है, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े इलाके होते हैं वहां पर 25 इसका टारगेट मतलब लक्ष्य रखा गया है कि वहां पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:25 या 25:1 होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है कि सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD के लिए
प्रति वर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है कि सतत व्यावसायिक विकास के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हर साल। कितने में? हर साल में, कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे साल के अंतर्गत। पूरे साल के अंतर्गत अब शिक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। पूरे साल के अंतर्गत शिक्षक को 50 घंटे का, न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है, न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आपकी ट्रेनिंग होगी 50 घंटे की, हर साल आपको न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ेगा शिक्षक को भी। ये ध्यान रख लेना। आपको जो रीट एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टीचर को अपने एक साल के अंतर जो प्रति सप्ताह कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है, 45 घंटे, 45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाना पड़ता है। उसी प्रकार ट्रेनिंग कितने की होगी, 50 घंटे प्रति वर्ष, यानी कि एक साल के अंतर्गत 50 घंटे की प्रशिक्षण होगा टीचर का। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे एनसीएफटीई कहा जाएगा। मतलब देखो यहां पर क्या बात हुई है भाई साहब, बच्चों के लिए तो पाठ्यक्रम आएगा ही सही, उसके साथ में शिक्षक के लिए भी आएगा। शिक्षक शिक्षा के लिए मतलब टीचर बनने के लिए भी उसको पढ़ना पड़ेगा, और शिक्षक शिक्षा के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारतीय लेवल पर, इंडियन लेवल पर पाठ्यचर्या जारी होगी, और उसका नाम होगा एनसीएफटीई। क्या होगा? एनसीएफटीई। आपने पढ़ा था, अपन ने शुरू के अध्याय फर्स्ट में पढ़ा था कि ईसीसीई जो है आपका, इसके लिए कौन सा सिलेबस आएगा, इसके आगे एनसीएफ लगा दो। एनसीएफ ईसीसी पाठ्यचर्या जारी हुई थी। अब टीचर ट्रेनिंग मतलब जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन के लिए सिलेबस का नाम रख दिया एनसीएफटीई। क्या रख दिया? एनसीएफटीई सिलेबस आएगा शिक्षक के लिए। किसके लिए? सिलेबस, शिक्षक का सिलेबस क्या रहेगा? एनसीएफटीई नाम रख दिया गया है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है छठा अध्याय, फटाफट से कंप्लीट करते हैं अपन। समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। आपको पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा की बात कौन से अध्याय में की गई है, वो अध्याय 6 में बात की गई है। क्या बात है? सबसे पहली बात, समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को SEZ विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। ध्यान रख लेना, विशेष शिक्षा क्षेत्र जो SEZ होता है, सेज का मतलब तो आप सभी जानते हो, स्पेशल एजुकेशन जोन बोला जाता है। वो किसको बोला जाएगा? समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको पूछ ले कि शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेज के कौन से क्षेत्र को बोला जाएगा, तो वो ऐसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को बोला जाएगा जो समाज की दृष्टि से हो। यानी कि समाज की दृष्टि से जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र होगा उसको सेज घोषित किया जाएगा। और लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। कौन सा खोला जाएगा? जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। किसके लिए? लड़कियों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए। मतलब भाई साहब, लड़कों ने क्या बुराई की है भाई? लड़कों की इसमें क्या गलती है? केवल और केवल लड़कियों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए कौन सा फंड खोला जाएगा? जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। मतलब कि इनके लिए अलग से पैसों का यहाँ पर भंडारा खोला जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट है CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी भाई? CWSN जो बच्चे होते हैं कैटेगरी वाले, उनको गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। ठीक है साहब, ये बात नॉर्मल बात है। इसके बाद में अगला अध्याय है स्कूल परिसर के बारे में, विद्यालय परिसर के बारे में, कि स्कूल परिसर कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय परिसर की जो परिभाषा दी गई थी सबसे पहली बार, वह कोठारी आयोग की दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्यालय परिसर की अवधारणा सबसे पहली बार कब दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। आपने सबने सुना होगा, कोठारी आयोग के द्वारा 1964 से 66 के बीच में आपका जो विद्यालय परिसर है इसकी अवधारणा दी गई थी। अब इसमें बात क्या की गई है? नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय परिसर के बारे में बोला गया है कि 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक, कब तक? 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल के मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र और बाल केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है साहब, समझ में आ गया? 5 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत और 2025 तक क्या खोले जाएंगे? स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। ये बात भी समझ में आ गई। अगली बात करते हैं, इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन भी किया जाएगा। पहले भी गठित की जाती थी, ध्यान रख लेना। स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी, उसको बोला जाएगा स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, SCEME, यानी कि आपका स्कूल जो कॉम्प्लेक्स है मैनेजमेंट
कमेटी बनाई जाएगी इसके प्रबंधन करने के लिए। ठीक है साहब, आज का लास्ट अध्याय अपना अध्याय नंबर 8, मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार है। मतलब कि नई शिक्षा नीति के लिए कुछ मापदंड है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूली शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूली शिक्षा यानी कि आपको एग्जाम में पूछेगा कि शैक्षिक जो नीतियां होती है, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण कौन करेगा? स्कूली शिक्षा विभाग करेगा। ठीक है साहब, नीतियों को क्रियान्वित करना और मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? स्कूल शिक्षा निदेशालय करेगा। सीधी सी बात है यार, इतना सब कुछ लागू कर रहे हो तो आपको यही पता नहीं हो कौन, मतलब ये बोलेगा स्कूली विभाग, शिक्षा विभाग वाले बोलेंगे कि हमारा काम नहीं है, ये तो स्कूली शिक्षा निदेशालय का काम है। ये बोलेगा कि हमारे काम नहीं है, ये तो 80 का काम है। ये बोलेंगे कि हमारा काम नहीं है, तो आगे का काम है। तो सबको काम सौंप दिया गया है। शैक्षिक नीतियों का निर्धारण कौन करेगा? स्कूली शिक्षा विभाग करेगा। नीतियों को क्रियान्वित और मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? निदेशालय करेगा। और RSCERT उदयपुर एकेडमिक कार्य करना, ये कौन सा करेगा? SCERT करेगा। ठीक है साहब, इसके बाद में SSSA, SSSA क्या है? राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि राज्य के स्कूलों के लिए, अपने जो राजस्थान स्टेट है जैसे, इसके राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण कौन करेगा? मतलब कि स्कूल को कौन कौन से मापदंडों को पालन करना पड़ेगा, मानकों को पालन करना पड़ेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा SSSA, यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। नाम से पता चला, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि मानकों का प्राधिकरण करेगा, मानकों को डिसाइड करेगा। मतलब स्कूल के लिए कौन कौन से मापदंड होंगे, कौन कौन से मानक होंगे, उनका निर्धारण कौन करेगा? राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण करेगा। ठीक है साहब, ये आ गया आपका। अब लास्ट आ जाता है NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। अब देखो, अपन ने पूरी पढ़ी NEP 2020, पूरे देश यानी राष्ट्रीय स्तर पर बात की। अब राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। भाई, पाठ्यचर्या निर्माण, राजस्थान की 7 डाइट के संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। किसके आधार पर? 7 डाइट के संयोग से। अपने राजस्थान में कितनी डाइट है? 7 डाइट है, उसके संयोग से नवीन पद्धति पर आधारित, नवीन पैटर्न क्या है अपना? 5+3+3+4, उसके आधार पर 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जाएगा। 4 प्रकार के सिलेबस बनाए जाएंगे आपके। 4 प्रकार के सिलेबस कौन कौन से? NCF ECC आपने पढ़ा था, अभी सुना होगा। NCF SE होगा स्कूली शिक्षा के लिए, NCF TE होगा टीचर शिक्षा के लिए, और NCF AE होगा प्रौढ़ शिक्षा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो ये तो हो गया ECCE, एक हो गया स्कूल एजुकेशन, एक हो गया टीचर एजुकेशन, एक हो गया एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, उसके लिए समिति कितनी बनाई जाएगी? इन दोनों के लिए तो एक समिति बनेगी, इसके लिए 2 समिति बनेगी, और इसके लिए 3 समिति बनेगी। आपको पूछ सकता है कि कितनी समिति बनेगी? टोटल 6 समितियां बनाई जाएगी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया जाएगा। कितनी समितियों का? 3 समितियां, सॉरी 6 समितियां नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक समिति इन दोनों की बनेगी, दूसरी समिति इसकी बनेगी, और तीसरी समिति ये बनेगी। कुल मिलाकर के चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए आपकी 3 समितियां बनाई जाएगी। कितनी समितियां बनाई जाएगी? 3 समितियां बनाई जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद में बात करें, राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए जाएंगे। कितने समूह बनाए जाएंगे? 6 केंद्रीय, 6 ग्रुप्स या 6 समूह बनाए जाएंगे। किसको लागू करने के लिए? शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। BRC CRC डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। आपकी जो डाइट है राजस्थान में कितनी है? 7 डाइट है, उनकी जो संरचना है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। BRC में बदलाव किया जाएगा, CRC में बदलाव किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। भाई साहब, बिजनेस शिक्षा, बिजनेस एजुकेशन 2025 तक 50% विद्यार्थियों को करने का 2025 स्टार्ट हो चुका है भैया। कब तक होगी ये तो पता नहीं है अपने को। तो व्यवसाय शिक्षा का उपलब्ध कराने का टारगेट कितना है? 50% विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। कब तक? 2025 तक। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की दर की जाएगी। मतलब कि 2030 तक आपको 100% क्या करना है? युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर करनी है अपने को। भाई, युवा भी पढ़े हुए होने चाहिए और आपके एडल्ट भी पढ़े हुए होने चाहिए, 100%, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अपन सार्थक की। अब आपको मैंने पहले बता दिया भाई, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सार्थक का मतलब क्या है? सार्थक का मतलब है दिशा निर्देश। ध्यान रख लेना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनको सार्थक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थक कहा जाता है। उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त
समाप्त कर दिया गया है। ये देखो आपके करंट में भी पूछ चुका है, एग्जाम में आ चुका है भाई, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन से कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। एम फिल, जो आपका एम फिल जो कोर्स होता था पहले, इसको समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। एम फिल को खत्म, एम फिल को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और एक होती है आपकी ABCID, आप सबने सुना होगा। ABCID की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछी जाती है। इसका मतलब है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स मतलब कि ये एक हमारा बैंक होगा जो हमारी क्रेडिट्स को रखेगा। कौन सी क्रेडिट्स होगी? अकेडमिक क्रेडिट्स होगी। मतलब कि हमारी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी अपन ने डिग्रियां, जितनी भी अपन ने मार्कशीटें, जितने भी कोर्स, जितने भी सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं, वो सारे आपके इस बैंक के अंतर्गत होंगे। और उस बैंक का नाम है ABC, यानी कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यानी कि जैसे अपने बैंक में अपन पैसे रखते हैं, वैसे इस बैंक में अपने अकेडमिक चीज़ें रखी जाएगी। मतलब कि अपने शिक्षा में जो हासिल किया वो रखी जाएगी। ABC की स्थापना करना है, प्रत्येक बच्चे की ABCID बनेगी। ये तो बन चुकी है सबकी। इसके अलावा स्नातक शिक्षा की बात करें, UG की, तो 1 वर्ष। अब देखो आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक बहुत अच्छी बात की गई है। क्या बात की गई है? कि आपकी जो ग्रेजुएशन पहले बीच में छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अब क्या होगा कि अगर आपने 1 साल में ग्रेजुएशन छोड़ दी तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के अंतर्गत आपने छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल में छोड़ दी, मतलब 3 साल में तो कंप्लीट ही हो जाती है, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो अगर कोई बच्चा 1 साल में किसी कारणवश कॉलेज छोड़ देता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल में छोड़ देगा, डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल में उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया जाएगा। कुल मिलाकर के आपकी जो ग्रेजुएशन है उस शिक्षा में परिवर्तन किया जाएगा। तो भाई साहब यहां पर मैंने आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी की पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 मैंने कंप्लीट करा दी है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मान लो कि मैं खुद इतना मन से पढ़ाया हूँ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, और आपको याद कराने की भी कोशिश की है। अब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको समझ में आया नहीं आया। ये देखो टॉपिक आपका पात्रता में भी आएगा, फिर आगे जाकर के मेंस में भी आएगा, और बाकी सभी एग्जाम में आएगा। सीधी सी बात है, नई शिक्षा नीति 2020 है तो ये करंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपको। मेरे को पता है कि आपको पसंद भी आई होगी। वैसे आप कमेंट करके मुझे बता भी देना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं आपको रीड से रिलेटेड, आपके लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उससे रिलेटेड मैंने साइकोलॉजी की क्लासें भी स्टार्ट कर रखी है, वो भी आप देख सकते हो। चैनल को विजिट करना बढ़िया आराम से ठप्पे से, और प्लेलिस्ट में जाकर के साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट क्लासें देख लेना, उनको भी देखना, आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। और बाल कल्याणकारी योजनाओं का चैप्टर है, उसको भी मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मजा आया या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करना। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। धन्यवाद।